आज हिंदुस्तान के मुंबई शहर में इंडिया आज ऐसे शख्सियत से बात करना जा रहा है। उसका नाम है चरणजीत चंद्रपाल। पेशे से तो लॉयर है। बात करेंगे इंडिया पाकिस्तान पे और पुराने पुराने फिल्मों के बारे में और सरकार को कुछ देंगे एडवाइस उन्हीं की जबानी। देखिए इंडिया आज की खास रिपोर्ट। ऐसा है कि मुझे बहुत पुराना गाना है जो नौशाद साहब ने लिखा था, जो टुनटुन जो कॉमेडियन थी जी उन्होंने गाया हुआ था गाना। अफसाना लिख रही हूँ जी, दिले बेकरार का, जी आंखों में रंग भरे तेरे इंतजार का। अफसाना लिख रही हूँ, अफसाना लिख रही हूँ दिले बेकरार का, आंखों में रंग भर के तेरे इंतजार का। अफसाना लिख रही हूँ, अफसाना लिख रही हूँ दिले बेकरार का, आंखों में रंग भर के तेरे इंतजार का। अफसाना लिख रही हूँ आहा आहा आहा। जब तू नहीं तो कुछ भी नहीं है बहार में, नहीं है बहार में। आहा आहा आहा। जब हिंदुस्तान की शान हमारे साथ इस वक्त है चरणजीत सिंह। नाम इनका, पेशे से वकील है और कई फील्ड की मालूमात है। फिल्मों के बारे में भी बहुत अच्छी जानकारी है। आज बहुत सारे मुद्दों पे इनसे डिस्कस करेंगे। सत श्री अकाल जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जय हिंद। सर जी, सबसे पहले आपसे मैं सवाल करूंगा कि आप वकालत जब शुरू की और संजय दत्त पे भी आपने किताब लिखी है, सबसे पहले आपने वकालत कब शुरू की, ये बताइए। वकालत मैंने शुरू की, मेरा सनद है वो 2002 से है, लेकिन उसके पहले मैंने सेल टैक्स और इनकम टैक्स की प्रैक्टिस शुरू कर दी थी क्योंकि मैं सीए कर रहा था। सीए में मैंने फर्स्ट इंटर जो सीए रहता है वो बहुत जल्द क्लियर कर दिया था मैंने। फाइनल सीए भी मैंने सेकंड ग्रुप क्लियर कर दिया था, पर फर्स्ट ग्रुप क्लियर हो नहीं पा रहा था। तो मेरे पापा के एक वकील दोस्त थे जो सीए भी थे लेकिन प्रैक्टिस वकालत की करते थे ना, तो उन्होंने कहा कि इसको वकालत में डाल दो क्योंकि वकालत में इसका मैंने देखा है, इससे जो मैंने चर्चा की है, वकालत में इसकी रुचि ज्यादा है और जो इसके मार्क भी आए हैं, जो वकालत के विषय जो रहते थे सीए में उसमें लॉ के विषय में ज्यादा मार्क आए हैं। तो आप इनको लॉ फिनिश करा दो, तो लॉ मेरा फिनिश हो गया पहले और सीए का जो बचा हुआ ग्रुप था वो बाद में मैंने क्लियर किया। लेकिन मैंने सीए की सनद कभी नहीं ली। हाँ, सीए क्लियर जरूर किया लेकिन सीए की सनद नहीं ली मैंने। वकालत की सनद मेरी 2002 की है। 23-24 साल से प्रैक्टिस करता हूँ। उसके पहले 3-4 साल से इनकम टैक्स की प्रैक्टिस किया करता था। चरणजीत सिंह जी ने किताब लिखी है और संजय दत्त जी का फैसला आने के बाद क्या लिखा, क्या कहना था, उस बारे में आप बताएंगे। संजय दत्त का एक ऐसा केस था जो क्राइम सिद्ध था जी, जो 2 वकील भी अपेयर हुए थे, वो भी इसमें, उनमें से एक वकील थे हमारे हाईकोर्ट के जज थे पहले, BH मारलापल्ले। तो मैंने काफी उस पर मटेरियल पढ़ा हुआ था। तो जब जस्टिस चौहान का फैसला आया तो मैंने पूरी फैसले को ठीक से पढ़ा, बारीकी से पढ़ा। अनफॉर्चुनेटली उस ऑर्डर में कहीं पे भी जो पार्डन प्ली रहती है, जो पार्डन के प्रोविजंस रहते हैं, जो माफीनामे के प्रोविजंस रहते हैं, वो उसके बारे में कहीं पे भी उल्लेख नहीं था। और जो प्रेसिडेंट के पास में भी जब पार्डन प्ली थी वो भी उनकी ऐसे की पैसी पड़ी हुई थी। तो ऐसा है कि जो पार्डन प्ली है, पार्डन प्ली के प्रोविजंस हैं, लेकिन पार्डन प्ली कौन से केसेस में यूज हो सकते हैं, कौन से केसेस में नहीं हो सकते, प्योरली डिपेंड्स ऑन द केस। वो केस टू केस डिपेंड रहता है वो। और आज तक सिर्फ 2 केसेस हुए हैं पिछले 75 साल में। 75 साल में। तो मेरा ये उसमें कहना था कि अगर पार्डन प्ली अगर रखनी ही नहीं है, फिर पार्डन प्ली के प्रोविजंस क्यों है, संविधान के प्रोविजंस क्यों है। और ऐसे केस में कोई लोकप्रिय आदमी से अगर कोई गलती हो जाती है, सबको पता है कि जो संजय दत्त से हुई वो एक बचकाना हरकत हुई। उनको भी पता नहीं था कि ये वहां पे उसके पीछे इतनी बड़ी गहरी साजिश है कि पूरे मुंबई को उड़ाने की साजिश है उसके पीछे। तो वो 5 साल की सजा भी जो हुई, बाद में सोली सोराब जी ने कहा कि 5 साल की सजा भी कम है लेकिन 5 साल में छूट गए, बहुत अच्छी बात है। उनकी बड़ी बहन प्रिया दत्त ने भी मुझे कांटेक्ट किया था, लेकिन तब तक क्या है, मामला बहुत पेचीदा हो गया था, बिगड़ गया था। और सुप्रीम कोर्ट में फिर कुछ ना कुछ सजा पब्लिक इंटरेस्ट को, हाँ कुछ लोग, काफी लोग संजय दत्त के हित में थे और काफी लोग उसके विरुद्ध भी थे।
ये तो उनका फैसला आया, लेकिन उनको लोगों ने कहा था आप टेररिस्ट हो, तो संजय खुद सामने आया था, मुझे टेररिस्ट मत बोलिए, आर्म एक्ट के तहत मुझे अरेस्ट किया गया था। टेररिस्ट तो खैर वो नहीं है, टेररिस्ट लगाना उनको एक बहुत ही गलत बात है। बचपन में मैं उनके फैमिली को भी बचपन से जानता हूँ, क्योंकि मेरी मदर जहाँ पे रहते थे वो उनकी मदर भी उसी बिल्डिंग में रहते थे, और बहुत ही अच्छे परिवार से बिलोंग करते हैं। लेकिन बचपन से अगर आप उनकी इतिहास उनका देखेंगे तो मिस्चीवियस थोड़े रहे हैं ना? और ये मिस्चीवियस में जरूरत से ज्यादा, इंग्लिश में सो करते हैं ओवर जीलिस, जरूरत से ज्यादा जुनूनी होना अपने परिवार को लेके। तो जब राइट्स हुए थे परिवार को लेके बहुत जरूरत से ज्यादा जुनूनी हो गए थे वो, और गलत गलत लोगों से उन्होंने बात की जिनका उनको भुगतान करना पड़ा। लेकिन कहीं पे भी वो टेररिस्ट हम उसको नहीं बोल सकते। हाँ, गलती से हो गई है, जिसके जो सब सारे सबूत और सारे बयान और सारे जो मौका वारदात पे जो चीजें हुई हैं वो उसको मद्देनजर रखते हुए ही सुप्रीम कोर्ट ने 5 साल का फैसला लिया था। नहीं तो अगर वो टेररिस्ट वगैरह होते तो आज उनको बहुत टाड़ा और काफी प्रोसीडिंग्स और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के प्रोविजंस भी लग गए होते। चरणजीत जी से और भी बहुत सारी बातें करेंगे। चरणजीत जी, इंडिया पाकिस्तान के आज के वक्त ताल्लुकात उतने अच्छे नहीं है जैसे पहले हुआ करते थे। इंडिया पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ तो कई लोग हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्से में पहुंचे थे। हमारे मुंबई के वडाले में भी कुछ लोग भांडुप में हैं। तो आज उन लोग कितने खुश है हिंदुस्तान के कानून से, व्यवस्था से? आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही इंडिया में आप रह रहे हो? नहीं, हम लोगों का क्या था, हम लोग हैं, मेरे फादर हैं बलोचिस्तान साइड के। मेरे फादर का साइड जो है वो सिंध में आके रहने लगे थे, कराची में, और मेरी मदर है हैदराबाद सिंध के, जो हैदराबाद वाली सिंध, यहाँ आंध्र प्रदेश के सिंध की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो एक बहुत ही पढ़ा लिखा इलाका सिंध में माना जाता है। तो हम लोग जब पार्टीशन के वक्त, जब यहाँ पे विभाजन जब हुआ ना, तो विभाजन जब हुआ तो वहां पे हिंदू भी रोया था, सिख भी रोया था और मुसलमान भी रोया था ना। और ऐसे ऐसे भी किस्से हैं जो हमारे जो लोग विभाजन के बाद में भी पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से अपनी जो जमा पूंजी लेके भी आए यहाँ पे, उनको कोई तकलीफ नहीं हुई। और यहाँ पे हिंदुस्तानी सरकार ने जो सिंधियों को, पंजाबियों को, सिखों को जो सपोर्ट दिया, वो हम ये नहीं कह सकते कि फुल सपोर्ट मिला, लेकिन मिला सपोर्ट। बैरिक्स मिले, जमीनें मिली, साइन कोलीवाड़ा की जमीन मिली, उल्लासनगर मिला, मध्य प्रदेश में गांधीधाम में कई कई जगहें उनको मिली। और उसके बाद में हम यहाँ पे अपना रहन सहन और काम अच्छी तरह से कर रहे हैं। लेकिन हाँ, एक बात की तकलीफ जरूर है ना, जिसके ऊपर मैंने कविता भी लिखी है। वडी भूल थी वही पंहिंजो वतन विनायो, वडी भूल थी वही पंहिंजो मुल्क विनायो। अज दौलत आहे, धन दौलत आहे, अज शोहरत आहे, पर वो मिट्टी मुंहिंजी किथे आहे, वो मिट्टी हमारी कहाँ पे है। लेकिन वो जो पहचान थी ना सर, जो एक पहचान थी, एक सिंध को होने की, सिंधवासी होने की जो पहचान थी, एक अपने सरजमी की जो पहचान थी, वो पहचान नष्ट हो गई बस। चरणजीत जी, आप सुप्रीम कोर्ट के लॉयर है, जाना माना आपका नाम है। जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान के संबंध उस वक्त थे, तो ऐसा नहीं लगता कि आपको इस वक्त भी अच्छे संबंध होने चाहिए? आपकी राय क्या है? मेरी राय में संबंध 2 तरीके से अच्छे और भी हो सकते हैं संबंध। पहली बात तो संबंध खराब होना ये एक वहम है क्योंकि मैं एक पोएट भी हूँ, मैं पोएट्री लिखता हूँ मैं, और मेरी जो पोएट्री है मैं अरबी में भी लिखता हूँ, परसों अरबिक जो वहाँ की स्क्रिप्ट है उसमें भी लिखता हूँ, गुरमुखी में भी लिखता हूँ क्योंकि मैं सिख हूँ, और इंग्लिश और हिंदी में तो मैं काफी अच्छी लिखता हूँ मैं। तो जो पोएट्री की जो मेरी जो, जब मैं पोएट्री लिखता हूँ, क्योंकि मेरी स्कूलिंग हुई है, मेरी जो शिक्षा हुई है जो पूरी इंडियन स्कूल्स में, अच्छे स्कूलों में हुई है, इंग्लिश में हुई है, तो मैंने अरबी बहुत बाद में सीखी थी मैंने, और मैंने अपने सिंध के प्रेम से के वजह से अरबी सीखी मैंने। और जब मैं अरबी में लिखता हूँ अपनी किताब कोई भी, तो हमारे 1-2 दोस्त हैं वहाँ पे हैदराबाद सिंध में, वहाँ पे हम उनको बाय ईमेल भेजते हैं और वो वहाँ से रेक्टिफिकेशन करके हमको भेजते हैं। यहाँ के हमारे कई लोग गुरुद्वारा करतारपुर में जाते हैं, तलवंडी जाते हैं, हमारे गुरु नानक महाराज के जन्म स्थान पे जाते हैं, माता हिंगलाज माता जो हमारे हिंदुओं की, वहाँ के हमारे कौम के हिंदुओं की जो वहाँ की कुल देवी है, वहाँ पे तो पूरा मेला लगता है जहाँ पे भर के हिंदुस्तानी लोग जाते हैं। तो एक बहुत
बहुत ही बड़ा वहम जो लोगों के दिमाग में है कि आम पाकिस्तानी और आम हिंदुस्तानी दुश्मन हैं, ये गलत है। दुश्मनी कहाँ पे हुई है? दुश्मनी इस बात के वजह से ज्यादा निखार में आई है। जो दुश्मनी का जो इजहार है वो ज्यादा क्यों हुआ है, उसका मेन मकसद और मेन और अहम वजह जो है वो है कश्मीर जी। और कश्मीर को लेके जो झगड़े हुए हैं और जो कुछ लोग वो झगड़ा मिटाना नहीं चाहते हैं। हालांकि अभी नरेंद्र मोदी जी ने आर्टिकल 370 को रद्द करके काफी इलाके जो स्पेशल स्टेटस में तो अपने अंदर ले लिए हैं। अगर कश्मीर का मामला सुलझ जाता है तो मैं नहीं समझता कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में कोई भी अंतर या कोई दुश्मनी रह जाती है। मेरे कुछ अच्छे दोस्त भी हैं जो वकालत भी करते हैं, जो कई बार यहाँ पे भी आते हैं पाकिस्तान से इंटरनेशनल लॉज को लेके, और वो लोग उन लोगों ने भी बहुत प्रेम और सत्कार से हिंदुस्तानियों से बात की है। और एक बहुत अच्छा जरिया है वो है संस्कृति, साहित्य, संस्कृति और तहजीब, जो दोनों उत्तर पश्चिमी भारत और पाकिस्तान में काफी मिलते जुलते हैं। वो अगर ठीक से उसका एक्सचेंज हो तो ये जो मामला है वो सुलझ सकता है। लेकिन अगर दोनों दलों ने, खास करके कश्मीरी जो JNK का जो मांग अलग है, JNK की जो मांग अलग है, वहां पे अगर वो कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं ना, तो मेरे हिसाब से दुश्मनी निकल जानी चाहिए। हाँ, दरार जरूर रह जाएगी पर दुश्मनी तो कम हो ही जाएगी, खत्म हो ही जाएगी। जी जी, ये तो हुई हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात है। और फिल्म नगरी से के ज्यादातर बड़े बड़े दिग्गज लोग जो कराची, पाकिस्तान, लाहौर से भी आए हैं हिंदुस्तान के दौर और जो बंटवारे के वक्त, उस टाइम पे आप किस किस एक्टर के बारे में कुछ कहेंगे? जैसे दिलीप साहब हुए, मनोज कुमार जी हुए। एक तो थे जो बलोचिस्तान के थे, राजकुमार साहब जी, जिसको लोग जानी के नाम से जानते हैं जी। वो हमारे इलाके के थे, बलोचिस्तान के थे। राजेंद्र कुमार जी कराची के थे जी, कुमार गौरव के फादर। फिर मिस्टर प्राण वहां के थे, और कादर खान भी जो हाल ही में जो एक्सपायर हो गए वो भी वहीं पे थे, पख्तून के थे। वो भी दिलीप साहब भी वहीं के थे, दिलीप साहब के थे। राज कपूर भी वहीं के थे, राज कपूर भी वहां पे उनके पेशावर में उनका बंगला है आज भी जो पूरा खंडर बन चुका है, वो भी वहीं के थे। तो ऐसा है कि उस इलाके में जो आर्टिस्टिक लोग हैं, जो फनकार लोग हैं, वो क्यों उभर के आए हैं, उसके लिए मैं आपको कुछ अर्ज करना चाहूंगा। वो ये है कि उस इलाके में पहले से ईरानी, पर्शियन, अफगानी, जो खैबर जिला से आने वाले लोडी डायनेस्टी, फिर मुगल, जो ऐसे जैसे वहां से आते गए हिंदुस्तान में, किसी कारण के वजह से भी, आक्रमण करने के वजह से आए या कुछ लोग लूटपाट करने के वजह से आए, तो जो लोग आए वहां से 400 to 500 ईयर्स से एक संस्कृति का मिश्रण हुआ है। उस मिश्रण के वजह से ऐसे हुआ है कि जैसे एक इंस्ट्रूमेंट है सितार, ये सितार ओरिजिनली था 3 तार वाला इंस्ट्रूमेंट जो आया था पर्शिया से। सितार मतलब 3 तार। लेकिन यहाँ पे जब यहाँ की वीणा देखी इन लोगों ने, तो वीणा से प्रभावित होके सितार में तब्दीली हुई और आज जो आप सितार बजाते हैं वो सितार बना। वैसे ही हमारे गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के टाइम पे 52 कवि होते थे, जहां इसमें से भाई नंदलाल भी उस इलाके की भाषाओं से बहुत ही मालूमात रखते थे उस भाषाओं का। तो उस इलाके ने जो आर्टिस्टिक चीजों को और फनकारों को जो जन्म दिया है ना, उस इलाके का असर है, उस इलाके की तासीर है ना। और वो तासीर ऐसी है कि उसका तवस्सुर कुछ नहीं है, वो इतनी बुलंद है, इतनी प्रभावित है, इतनी ताकतवर है कि वहां पे आर्ट उभरता था। और जैसे ही वो लोग जब पार्टीशन के बाद यहाँ पे आए, वही आर्ट यहाँ पे भी उभरा। जी सर जी, आप एक CA भी हो, चार्टिंग अकाउंटेंट होते हैं जो सबका चार्ट अकाउंटेंट में हूँ नहीं, क्लियर किया था मैंने, लेकिन मैंने वकालत कर दी थी। ठीक है, आपको नॉलेज तो है। हाँ जी, हाँ जी। ये बताइए कि जो हिसाब किताब देखते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग, हाँ। वो क्राइम पे पर्दा डालते हैं या क्राइम उनको पता चलता है? क्राइम, मैंने इस पे किताब लिखी हुई है बहुत अच्छी, ट्रैकिंग इकोनॉमिक ऑफेंडर्स, जो मुंबई पुलिस ने उससे काफी इशारा भी है, और उस किताब के ऊपर काफी चर्चा भी हुई थी। और उस किताब में ये था कि हम बही खाते देख के कैसे हम कानूनी
जुर्म जो करते हैं वो पकड़ सकते हैं। जैसे कि कोई अगर किसी ने फर्जी कंपनी डाली है, अब फर्जी कंपनी में ऐसा होता है वो इलेक्ट्रिसिटी तो दिखा देता है, इलेक्ट्रिसिटी दिखा देता है, लेकिन जब आप उसके बुक्स देखेंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी वो कंपनी पे नहीं करती है, कोई और कंपनी पे कर रही होती है और उसकी एलोकेशन जो है वो यहाँ पे आ जाती है। ऐसे स्टॉक्स में भी, जैसे जीएसटी में, जनरल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में, अगर कोई हेरा फेरी करता है तो स्टॉक्स के रेशियो एनालिसिस के जरिए कि लास्ट ईयर स्टॉक्स क्या थे और टैक्स कितना भरा था, लास्ट ईयर स्टॉक्स क्या थे और परचेज कितनी, खरीदी कितनी हुई थी और बिक्री कितनी हुई है, उसके रेशियो एनालिसिस के बेसिस पे भी आप निर्णय पे पहुंच सकते हैं कि इसने अपने अकाउंट्स फर्जी बनाए हैं। वैसे ही बेनामी होल्डिंग्स, बेनामी होल्डिंग में ये एक बहुत ही गलत लोगों के दिमाग में गलत फहमी है कि अगर रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है वो कानूनी सही है। रजिस्टर्ड एग्रीमेंट के पीछे भी ब्लैक मनी के ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं। ब्लैक मनी का मतलब सिर्फ कैश मनी नहीं होता, ब्लैक मनी वो पैसा होता है जिस पे टैक्स भरा हुआ नहीं है और गैर कानूनी से नहीं भरा हुआ है, कानूनी ढंग से नहीं। अगर वो पैसा बैंक में भी है तो भी उसको ब्लैक मनी ही बोला जाता है। तो आज प्रॉब्लम ये हुई है, जैसे मोदी सरकार ने डिमोनेटाइजेशन की, डिमोनेटाइजेशन से कुछ हद तक फर्क पड़ा, बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ा। फर्क ऐसा पड़ा कि जो ड्रग्स में और जो हथियारों में, गैर कानूनी हथियार जो रखते थे, ऐसी सब चीजों में जो कैश यूटिलाइज हो रहा था, जो कैश का इस्तेमाल हो रहा था, जो नकद का इस्तेमाल हो रहा था, वो कम हो गया। बाकी जो ब्लैक मोनेटाइजेशन एक्ट लेके आए हैं, सरकार उससे इम्प्लीमेंट कर तो रही है, उसको लागू कर तो रही है, लेकिन जिस तरह से लागू करना चाहिए उस तरह से लागू नहीं हुआ है। किस तरह से लागू करना चाहिए आपकी राय? देखिए सर, पहली बात तो मुंबई में आज 10 लाख फ्लैट, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक उदाहरण देता हूँ, एक मिसाल देता हूँ। ऐसे मिसाल कई हैं, क्योंकि भारत आज एक 135 करोड़ की आबादी का देश है, तो मिसाल ऐसे हैं कि मिसाल रोज निकलते रहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं दिस इज इलस्ट्रेटिव, इसका एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं बन सकता। अभी समझो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं जो आपको चकाचौंध कर देगा। 10 लाख फ्लैट मुंबई में बिके हुए नहीं है। मैं जब हाईकोर्ट से आता हूं अपने घर में, जब फ्रीवे से आता हूं, मैं कई बार जानबूझ के दूरबीन लेके रखता हूं साथ में, पावरफुल दूरबीन, और दूरबीन से मैं देखते रहता हूं, दूरबीन से मैं देखते रहता हूं कि कितने फ्लैट्स इन टावर्स में भरे हुए हैं, कितने फ्लैट्स खाली हैं। अब 75% फ्लैट्स खाली हैं, 15-20% फ्लैट भरे हुए हैं, और किसी बिल्डर को पूछोगे नहीं जी वो इन्वेस्टर के फ्लैट है, वो इन्वेस्टर क्यों इन्वेस्ट कर रहा है उसमें? तो ये पैसा कहां से आया है? ये पैसा आया है, ये काला धन है। और ये कैसे हुआ है? 2014 में जब सोनिया गांधी का रूल था ना, मैं किसी पार्टी के पक्ष में फेवर बात नहीं, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। 2010 से लेकर 2014 तक जब सोनिया गांधी का लास्ट रूल रहा भारत पे, सोनिया गांधी गवर्नमेंट का, तो उस वक्त इन लोगों ने फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी लिबरलाइज की, जिसमें कई लोगों ने बाहर से पैसे भेजना शुरू किया। अब होता क्या है, यहाँ पे जो काला धन रहता है, कुछ नेताओं के पास रहता है, कुछ गलत काम करने वालों के पास रहता है, बिल्डर लॉबी के पास रहता है, यहाँ तक कि जो कबाड़ी का काम करते हैं बॉम्बे में, उनके पास भी अब्जों अरबों खरबों रुपए रहते हैं। कॉन्ट्रैक्टर के बिजनेस में रहता है कैश पैसा। तो ये सारा कैश पैसा जो है, खास करके करप्शन मनी जो कलेक्ट होता है ना, तो ये सब जो पैसा रहता है वो बैंकिंग चैनल के थ्रू, उसको कहते हैं लेयरिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, वो बैंकिंग चैनल के थ्रू पहले भेजा जाता है बाहर, किसी न किसी इन्वेस्टमेंट को दिखा के, और फिर वही पैसा जो है वो अलग अलग कंपनीज के जरिए फिर यहाँ पे हिंदुस्तान में वापस आता है। अब अर्थशास्त्र, जिसको हम इकोनॉमिक्स कहते हैं, इकोनॉमिक्स में एक विषय आता है कि टू मच मनी सप्लाई गोइंग आफ्टर लिटिल गुड्स, the prices go up, and that is why, and वो उस कारण के वजह से रियल एस्टेट क्राइसिस के ऊपर रहे हैं। अब ये अगर आप सिंपल तरीका है, जितने भी फ्लैट्स खाली पड़े हुए हैं मुंबई में, सिंपल, ये सरकार करने को थोड़ा संकोच करेगी क्योंकि बिल्डर लॉबी से बहुत प्रेशर आएगा, बिल्डर लॉबी खत्म हो जाएगी अगर ये हुआ तो, ठीक है ना। तो अगर सिंपल एक अनुसूची बनाई जाए
कि कितने फ्लैट्स खाली पड़े हुए हैं। ये एक है कि इन्वेस्टर के फ्लैट्स हैं और उनके पूरे जो खाते हैं सब स्क्रूटनाइज हो, इनकम टैक्स चेक करे। ब्लैक मोनेटाइजेशन एक्ट के अंदर सेक्शन 2020 या 21 से लेकर सेक्शन 2027 तक वही पावर्स ब्लैक मनी ऑफिसर्स को दिए हुए हैं। ब्लैक मोनेटाइजेशन एक्ट में इनकम टैक्स अथॉरिटीज को ही वो पावर्स दिए हुए हैं। तो वो अगर लागू करके अगर हम इनको खोलते हैं इन अकाउंट्स को, तो मेरे हिसाब से 70% फ्लैट्स विल बी अटैच्ड अंडर ब्लैक मोनेटाइजेशन एंड बेनामी एंड द रियल एस्टेट मार्केट विल फॉल। एडवोकेट चरणजीत सिंह जी ने सरकार को अपनी राय रखी है किस तरह से काला धन पे नकल खींची जाए। अभी चरणजीत जी से हम कुछ गानों की बात करेंगे, पुराने फिल्मों के गाने की, क्योंकि गाने का शौक भी हमने सुना है ऐसा। कुछ गाने आपकी आवाज में पुराने हमारे दर्शकों को आप सुनाएंगे। मैं पुराने गानों का बहुत शौकीन रहा हूँ और मैं खुद संगीत आचार्य की डिग्री भी होल्ड करता हूँ। संगीत आचार्य भी हूँ मैं। बंगाल के एक बहुत प्रसिद्ध इंस्टीट्यूट से मैंने वो की हुई है। सितार बजाता हूँ। राग मैंने 3-4 राग भी खुद के इन्वेंट भी किए हैं। मैं गीत लिखता भी हूँ और कंपोजिंग वो शौकिया करता हूँ मैं। और मेरी खुद की एक चैनल भी है नित्य हम बात करेंगे। हाँ जी। अभी गाने का ऐसा है कि मुझे बहुत पुराना गाना है जो नौशाद साहब ने लिखा था, जो टुनटुन जो कॉमेडियन थी जी, उन्होंने गाया हुआ था गाना, अफसाना लिख रही हूँ दिले बेकरार का, आंखों में रंग भरे तेरे इंतजार का। अफसाना लिख रही हूँ, अफसाना लिख रही हूँ दिले बेकरार का, आंखों में रंग भर के तेरे इंतजार का। अफसाना लिख रही हूँ, अफसाना लिख रही हूँ दिले बेकरार का, आंखों में रंग भर के तेरे इंतजार का। अफसाना लिख रही हूँ आहा आहा आहा। जब तू नहीं तो कुछ भी नहीं है बहार में, नहीं है बहार में। आहा आहा आहा। जब तू नहीं तो कुछ भी नहीं है बहार में, नहीं है बहार में। जी चाहता है मुंह भी ना, जी चाहता है मुंह भी ना देखूं बाहर का, आंखों में रंग भर के तेरे इंतजार का। अफसाना लिख रही हूँ आहा आहा। हासिल है यूं तो मुझको जमाने की दौलतें, जमाने की दौलतें। आहा आहा आहा। हासिल है यूं तो मुझको जमाने की दौलतें, जमाने की दौलतें। लेकिन नसीब लाई हूँ, लेकिन नसीब लाई हूँ एक सोगवार का, आंखों में रंग भर के तेरे इंतजार का। अफसाना लिख रही हूँ आहा आहा। आ जाके अब तो आंख में आंसू भी आ गए, आंसू भी आ गए। आ आ जाके अब तो आंख में आंसू भी आ गए, आंखों भी आ गए। सागर छलक उठा, सागर छलक उठा मेरे सब्रो करार का, आंखों में रंग भर के तेरे इंतजार का। अफसाना लिख रही हूँ। चरणजीत सिंह ने गाना सुनाया है, दिल भर गया, और बोलते ना और कुछ सुनना चाहते हैं। आपके जब 5-6 गाने एक अंतरे हो जाए तो हमारे को भी अच्छा लगेगा, हमारे दर्शक भी आपको पसंद करे, और कुछ सुनना चाहते हैं आप, एक अंतरा 6-7 गाना गाइए आप प्लीज। एक अंतरा चाहिए, ठीक है। फिर एक बहुत अच्छा गीत है दिलीप कुमार साहब का, फिल्म यहूदी में। कल मैंने उसको वैसे रिकॉर्ड भी किया थोड़ा रिमिक्स करके। दिल से तुझको बेदली है, मुझको दिल पे है गुरूर, तू ये माने के न माने लोग मानेंगे जरूर, ये मेरा
दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर, तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर, ये मेरा दीवानापन है। फिर एक जो बहुत मुझे अच्छा गाना लगा, जो हमारे एक बहुत ही प्रेमी सिंधी गायक ने गाया था, सी.एच. आत्मा जी के भाई ने, चंद्रो आत्मा ने, शुरुआत में राकेश रोशन जी के फिल्म में, राकेश रोशन के जो लड़के साहिबजादे हैं, ऋतिक रोशन मेरे साथ पढ़ते थे जी। तो ये 1982 का गाना था। तो जब भी उनकी फिल्में रिलीज होती थी तो खास हमको प्रीमियर पे कभी कभी ले जाते थे हमको, जब हम छोटे थे, हम बच्चे थे। तो इस प्रीमियर में तो नहीं गए थे, खून भरी मांग पे गए थे, लेकिन ये गाना बहुत चला था। तुमसे बढ़कर दुनिया में, तुमसे बढ़कर दुनिया में न देखा कोई और, जुबां पर आज दिल की बात आ गई। तुमसे बढ़कर दुनिया में, तुमसे बढ़कर दुनिया में न देखा कोई और, जुबां पर आज दिल की बात आ गई। क्या खूब आंखें हैं तेरी, इनमें जिंदगानी है मेरी, जी लेंगे हम देख देख कर इनको, क्या खूब आंखें हैं तेरी, ख्वाबों में बस तू ही, ख्वाबों में बस तू ही, है न दूजा कोई और, जुबां पर आज दिल की बात आ गई। से जो कहा हमने वैसा ही किया, फिर कभी फुर्सत से सोचेंगे, बुरा था या भला क्या जिंदगी ख्वाब है। चरणजीत सिंह ने अपनी मन की आवाज से गाना गाया इंडिया आज के लिए। अभी इनका एक अपना चैनल भी है, दिन रात मेहनत करके इनको सिल्वर भी मिला है। सिल्वर दिखाइए जरा चरणजीत सिंह। ये मैंने बहुत प्रेम से कोविड-19 के वक्त शुरू किया था। चैनल का नाम है नित्य क्रॉचिबे जी। और नित्य के दो मतलब होते हैं, एक तो स्वामी नित्यानंद गणेशपुरी वाले बाबा, जिनके आशीर्वाद से, जिनके कर्म से ये शुरू हुआ, और दूसरा नित्य का मतलब है, हमारे सिखों में नित्यनेम करके 5 बाणियों का पाठ होता है, तो नित्यनेम वहां से। क्रॉची बे है हमारे गांव का नाम, कराची, जो ब्रिटिशर्स ने उनको पहले क्रॉची बे का नाम दिया था, तो नित्य क्रॉची बे चैनल का नाम है। इस चैनल में हमने बहुत मेहनत की, हमने शौक है, हमारा एक पैशन है, हमारा जुनून है, वकालत हमारा पेशा है, लेकिन जो जुनून है वो उसमें रंग अच्छा आ जाता है। गुरु गोविंद सिंह महाराज ने कहा था, जो भी चीज अकाल पुरख परमेश्वर वाहिगुरु अल्लाह ताला गॉड अपनी मौज में बनाता है, वो उसमें निखार आता ही आता है। तो इसलिए जब खालसा पंथ बना था तो खालसा अकाल पुरख की मौज ना, तो ये मैंने अपने मौज में बनाई हुई है और बहुत दिल से मेहनत करके बनाई हुई है। चरणजीत जी गाना तो गाते हैं, इन्होंने कुछ किताबें लिखी हैं, उस किताब के बारे में आप कुछ कहेंगे, नाम बताएंगे? जी, मैंने पहली किताब लिखी थी पोएट एंड लॉयर, जिसमें मेरी 25 इंग्लिश में, अंग्रेजी में नज़में हैं, और उसके बाद में मेरी दूसरी किताब जो आई, दूसरी किताब मैं पब्लिश करने वाला हूँ, वो भी पोएट एंड लॉयर की एक्सटेंशन है, लेकिन वो छपी नहीं है। दूसरी किताब जो हकीकत में छपी वो है पार्डन ऑफ संजय दत्त। तीसरी ट्रैकिंग इकोनॉमिक ऑफेंडर्स। चौथी मैंने परसों अरबिक में हमारे सिंधी साहित्य को प्रोत्साहन देने के लिए, उसको ओसर देने के लिए लिखी हुई है, जिसका नाम है सिख सिखी सिख गुरु जे बारे। पांचवी लिखी है मैंने रूहानी पैगाम, जिसमें मैंने 25 परसों अरबिक सिंधी नज़में लिखी हुई है। अभी बातों बातों में आपने इंटरव्यू में कहा है, जब जो स्कूल से पढ़ाई की उसमें आपके साथ एक्टर ऋतिक रोशन भी साथ में पढ़ते थे, तो उस मेरे साथ में मेरे स्कूल का नाम है बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल, और मैं फक्र करता हूँ उस स्कूल से बिलोंग करता हूँ मैं। उस स्कूल ने मेरी जो बुनियाद, जो नींव की, आज वो स्कूल आज पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं है, लेकिन आज भी हिंदुस्तान के गिने चुने स्कूलों में गिना जाता है वो। बहुत बड़े बड़े लोग वहाँ पे। हाँ जी, उस वक्त
आम लोग भी जाते थे और बड़े लोग भी जाते थे। अब फर्क admission इतना भी नहीं होता है। फर्क ऐसा है कि उस वक्त आम लोग और भी जाते थे और बड़े बड़े धनाढ्य, बड़े बड़े श्रीमंत, बड़े बड़े साहूकार लोग भी वहां पे जाते थे, बड़े अमीर लोग भी जाते थे। लेकिन उस वक्त के ना उनके पेरेंट्स में, उनके माँ बाप में हमारे में कोई फर्क ऐसा समझा नहीं जाता था। लेकिन आज कुछ दिन बदल गए हैं। उस वक्त मेरे साथ में पढ़ती थी श्वेता बच्चन, जो मेरे साथ में ही थी, दूसरे डिवीजन में थी वो। और मैं ड्रामेटिक्स में बहुत ही अच्छा था। मैं ये समझ लीजिए कि मैंने 92 में मुझे ड्रामेटिक्स छोड़ना पड़ा। मल्हार में भी मैं नंबर 1 आया था इंटर कॉलेजिएट में। उस वक्त जो एक डिवीजन आगे हमारे से थे वो थे ऋतिक रोशन और उदय चोपड़ा। इन दोनों के साथ में मैंने स्कूल के नाटकों में और एक कॉलेज नाटक में भी काम किया है मैंने। और अब आपने मेरी जो 1 साल जो छोटी थी वो थी एकता कपूर। वो हमारे बगल वाले क्लास में ही रहती थी। अच्छा। तो कभी कभी जितेंद्र की लड़की थी वो, तो जितेंद्र भी से भी हम बहुत प्रेम करते थे। तो कई बार ब्रेक के वक्त हम और हमारा दोस्त जाके, मैं और मेरा दोस्त जाके उसके पास जाके आते थे, बोलते आपके पापा कौन है? तो कहती थी जितेंद्र। फिर तीसरे बार जब उसने कहा जितेंद्र, वो रोने लग गई। फिर उसको क्लास टीचर ने कंप्लेंट, क्लास टीचर को कंप्लेंट थी, मुझे रोज बार बार पापा का नाम पूछते आके। तो ये एक हादसा मुझे याद है। दूसरा ऐसा है कि जब मिस्टर बच्चन एक बार आए थे हमारे स्कूल में, पेरेंट्स डे के दिन आए थे। तो उस वक्त श्वेता बच्चन थी। तो श्वेता बच्चन ने अपने पापा से कहा कि वो जो लड़का वहाँ पे है ना, वो आपकी नकल बहुत उतारता है, समझा। तो वो मुझसे बात भी करने को आए थे। यह है 1982 की बात है, 1982 की बात है। और उसके बाद में कई लोग, कई फिल्म स्टार से, प्रकाश मेहरा के जो एक्सपायर हो गया, अमित मेहरा, जिन्होंने जंजीर 2 बनाई, वो मेरे बहुत करीब के दोस्त थे। और बाद में बी आर चोपड़ा के रिश्तेदार। फिर आमिर खान हमारे से 11 साल बड़े थे, हमारे स्कूल के थे। कुमार गौरव हमारे स्कूल के थे। तो ऐसे फिल्म इंडस्ट्री वालों से मेरा बहुत ताल्लुक रहा है। उसके बाद में कॉलेज में भी मैंने काफी अच्छा काम किया ड्रामेटिक्स में। ड्रामेटिक्स में आपने विजय शिरजी का नाम सुना होगा, जो कहो ना प्यारे में थे, जिसके साथ में वो लोग मारूंगा तुरी बुच, वो जो बोलते हैं, वो उसके साथ में बहुत काम किया। तीरथ विद्यार्थी जो परेश रावल जी के साथ में थे, लेकिन वो उनका नाम ज्यादा फैला नहीं, पर परेश रावल जी के कंपैरिजन में थे तीरथ विद्यार्थी, उनके साथ में मैंने काम किया। हिंदी सिंधी चलचित्र बनाने वाले और डायरेक्टर प्रकाश वासवानी के साथ में मैंने काम किया काफी। अभी चरणजीत जी, ये तो हो गई सारी बातें। अभी पुराने दौर की फिल्में और अभी की फिल्में, और आपने जब पुरानी फिल्म देखते थे, कि आज भी कोई फिल्म देखते हैं आज की? नहीं सर, आज का नहीं सर। मैं बताता हूँ, मैं फिल्में देखना शुरू किया था मैंने बीच में, लेकिन जो लास्ट मैंने फिल्म देखी थी फैशन, क्योंकि वो मैंने क्यों देखी, क्योंकि मधुर भंडारकर की एक बात मुझे अच्छी जो लगी जी, वो रियलिस्टिक फिल्म बनाई थी उसने, जो एक्चुअल में होता है। ठीक है। आजकल की फिल्में, मैंने राखी गुलजार जी की भी एक इंटरव्यू सुनी, मैंने धर्मेंद्र जी की मैंने इंटरव्यू सुनी, और दिलीप कुमार साहब जो अभी हाल ही में इंतकाल करके, उनकी भी मैंने इंटरव्यू सुनी। तो इन सब लोग कहते थे कि हम प्राइवेट गजल सुनना पसंद करते हैं। अमोल पालेकर जी ने भी यही कहा कि उन्होंने स्क्रिप्ट लेना ही बंद कर दिया है। ठीक है। और हाल ही में सुभाष घई ने जी भी एक स्टेटमेंट, सेम मिलता जुलता स्टेटमेंट कुछ दिया है। प्रॉब्लम यह हुआ है, तकलीफ यह है कि पहले के जो एक्टर्स थे जी, वो अपने आप को आइडेंटिफाई रोल के साथ में करते थे, पर्सोनिफाई करते थे। या अगर जैकी श्रॉफ को हीरो में रोल मिला है ना, किशन का, वो जो बांसुरी वाला जो धुन बनाई, उस वक्त आप जैकी श्रॉफ को देखिए, हालांकि वो इतने अच्छे एक्टर्स में गिना नहीं जाता था उस वक्त जब आया था वो, लेकिन जो तरीके से उसने जान डाली है ना, वो एक जान डालते थे रोल के अंदर। अब यहूदी फिल्म का जो मैंने गाना गाया, दिल से तुझको बेद लिए, उस वक्त उसमें आप जरा दिलीप साहब को देखिए जरा। अच्छा, इसमें आप जागते रहो करके राज कपूर साहब को मैं हमेशा सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि मेरे हमेशा इंस्पिरेशन रहे हैं वो, कोई भी ऐसे ड्रामेटिक के फील्ड में। पृथ्वीराज जी और राज कपूर जी, पृथ्वीराज जी को आप देख लीजिए मुगले आजम में, आपको ऐसा लगेगा नहीं कि वो अकबर नहीं है, जिस तरह से बोलते तगलिया। नहीं, देखिए मेरे बोलने का मतलब ये कि आपकी फिल्म आपको इंटरेस्ट नहीं, अभी इंटरेस्ट अभी ऐसा है, मैं आपको मेन बात आता हूँ, ऐसा है कि पहले के जो लोग थे जान डालते थे। पोस्टर्स जब लगते थे फिल्मों के बाहर,
कालिया फिल्म का पोस्टर लगा, शोले फिल्म का पोस्टर लगा, अर्धसत्य का पोस्टर से पता लगता था कि जान डाल के की हुई है। और आज के तारीख के जो मैकेनिकल पोस्टर्स है, आज हो गया है स्क्रीन प्ले, टेक्निकल्स, ग्रीन पर्दा वगैरह जो टेक्निकल्स, स्क्रीन प्ले। उसके बाद में जो डायरेक्टर कहता है उसके हिसाब से करना, कोई भी क्रिएटिविटी नहीं आ रही है बाहर। और सॉन्ग्स का तो बहुत बुरा हाल है सर। सॉन्ग्स बजे टिक पे गाओ, टिक पे, ये टिक बजेगा 1 2 3 4 टिक 1, तो म्यूजिक अलग बज रहा है और गीत अलग रिकॉर्ड हो रहा है, तो वो जज्बा कहां से आएगा जी। रफी साहब जब गाना गाते थे, रफी साहब गाना गाते थे तो एक्टर्स उनके साथ बैठते थे कि आपको ऐसे तरह से गाना गाना है। आज वो मिल नहीं रही है। तो लास्ट फिल्म मैंने, मुझे माफ करिएगा, लास्ट फिल्म जो मैंने फैशन देखी, उसके पहले मैंने कहो ना प्यारे देखी क्योंकि मेरे फ्रेंड की फिल्म थी, और उसके पहले मैंने गदर देखी। उसके बाद में उसके फिल्म को मैं देखी नहीं है और ना मैं देखना ज्यादा पसंद करता हूं आज की फिल्म में, जब तक मुझे कोई ऐसा आश्वासन न दिला दे कि हाँ ये फिल्म देखने लायक है। नानक शाह फकीर देखी थी मैंने, नानक शाह फकीर देखी थी मैंने। ऐसे सिलेक्टेड फिल्म देखता हूँ मैं, अभी आजकल ज्यादा फिल्में नहीं देखता हूँ। सर जी चलते थे आखिरी सवाल। इंडिया आज चैनल से एक्टर जूनियर महमूद जुड़े हुए हैं, और जूनियर महमूद जी के बारे में आप क्या जानते हैं? क्या जूनियर महमूद का नाम सुनते ही हमारे परिवार का हर सदस्य हंसी में टूट पड़ता था ना, क्योंकि उनका वो जो चेहरा था, उनको हंसाने की जरूरत नहीं थी सर। वो एक कुदरती, एक गॉड गिफ्ट था उनको, नुमाइंदा थे परमेश्वर के थ्रू। लोगों को हंसाना आपका काम है। तो जब वो देखते थे यूं करके जब देखते थे, और खास करके जो मेमोरेबल से मेमोरेबल रोल उनकी रही है ब्रह्मचारी फिल्म में, वो जो गुमनाम फिल्म का गाना था, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वादे हैं, हम तेरे 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 चाहने वाले हैं, वो जो उन्होंने अपने आप जो लाइन अगर आपको याद हो, एक लाइन, वो काले तो क्या हुआ, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम तेरे 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 चाहने वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, ये गोरा गला तंदाना, ये रेशमी बाला तंदाना, ये 16 साला तंदाना है तेरे ख्याला तंदाना, हम तेरे 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 चाहने वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। आप अपने जमाने में कई एक्टर से मिले, ऐसा कभी वाकया हुआ कि जूनियर महमूद का आमना सामना आपके साथ हुआ? एक बार हुआ है सर, क्योंकि जूनियर महमूद साहब के जो टेलर थे, उदय टेलर्स, वो हमारे पड़ोसी थे जी। और वो आज भी हमारे पड़ोसी हैं। हमारे जिधर मेरी ऑफिस है, जिधर मेरी वकालत की ऑफिस, उसके पास में उनकी ऑफिस है। तो दादर के माहिम के जितने जाने माने मराठी फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं या संगीतकार हैं, जो फनकार हैं, उन्हीं से टेलर्स लाते हैं। तो उनकी जो बहन थी सरिता, जब उनकी शादी हुई थी तो ये वहां पे आए हुए थे और मैं पीछे लाइन में खड़ा था, क्योंकि टेलर की बहन की शादी में जी जी जी, वो अपने खुद की टेलर की बहन की शादी में आए थे और बुके लेके आए थे, गुलदस्ता लेके आए थे फ्लावर का। सफेद शर्ट में थे, नॉर्मल पैंट पहनी हुई थी, और किसी तरह से भी रंगत नहीं बता रही थी कि ये ऐसे अच्छे ऊंचे दर्जे के फनकार हैं ना। मैं पीछे खड़ा था, तो मेरी मदर ने इशारा किया, तेरे सामने जरूर महमूद खड़ा है। तो मैंने जाकर बोला, सर आपका नाम क्या है? तो उन्होंने अपना असली नाम नहीं बताया, उनका असली नाम और कुछ था, नईम सैयद नाम था। तो उन्होंने बोला आई एम महमूद जूनियर, एम महमूद जूनियर। तो मैं ऐसा देखते रह गया उनको, ये महमूद जूनियर है। अच्छा, फिर उनके साथ में फोटो भी है हुई, लेकिन ओके। एक और दूसरा वही थी मेरी मुलाकात ऋषि कपूर साहब से हुई थी, जब मैं नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड के चंदा इकट्ठा करता था, तो दिलीप कुमार साहब चलाते थे वो एसोसिएशन। तीसरा मेरी शमी कपूर साहब के साथ में मुलाकात हुई थी गोल्ड जिम में 2004 में। चलते थे हमारे इंडिया के लिए कुछ कहेंगे कि पुरानी यादें ताजा करते हैं हम आपके? सर मैं आपका पहली बात तो बहुत ही शुक्रगुजार हूं कि आपने नाचिस को इस काबिल समझा कि आप हमारा इंटरव्यू ले सकें। सर आप बहुत काबिल इंसान हैं, ये लोग भी पसंद कर रहे हैं, ऊपर वाले की नेमत है। और मेरे आका श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की देन है, गुरु नानक महाराज की कृपा है कि हमें नीवा रखना कहा जाता है, मॉडेस्ट रहना रहा जाता है। ज्यादा शोबाजी नहीं करते, लेकिन फिर भी आपने हमें पहचाना, ये हम आपके और आपके चैनल के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। और जब मैंने आपका जो इंटरव्यू देखा, खास करके जूनियर महमूद जी के साथ में और कुछ पुराने फनकारों के साथ में, और कृष्ण प्रकाश जी जो हमारे इंडियन पुलिस सर्विस के ऑफिसर हैं, IPS ऑफिसर हैं, जो मेरे काफी क्लोज मित्र हैं, तो मैं बहुत प्रभावित हुआ। और जब मैंने वो सब देखा तो मैंने आपको सामने से फोन किया, भाई आप आ जाइए। मैंने आपका फोन में आप आ जाइए, जब करना है आप सब ले लीजिए। ये वकील साहब चरणजीत सिंह जी है, वैसे पेशे से लॉयर तो ही है, लेकिन इंसान भी बहुत अच्छे हैं, समाज सेवक भी है,
उन्होंने बहुत ऐसे काम की है जिसके बारे में बोलते हैं ना, चर्चा नहीं करना चाहिए, नेकी कर दरिया में दल, उस तरह के इंसान ही है। इंडिया आज ने एक छोटी सी कोशिश की है ऐसे इंसान को ढूंढने की, आगे भी हमारी कोशिश चलती रहेगी, जद्दोजहद चलती रहेगी। आपकी दुआएं हमारे साथ होना चाहिए। मैं इंडिया आज के लिए सलाम काजी।